नमस्कार, खबर उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ चविष्कात्री। चंपावत जिला पुस्तकालय का जिलाधिकारी नवनीत पांडे ने निरीक्षण किया है। आपको बता दें कि जिसमें पठन पाठन को लेकर बताया कि मुख्यमंत्री धामी द्वारा इसका विस्तारीकरण किया जाना है। जल्द ही इसका विस्तार किया जाएगा। उन्होंने बताया कि जनपद एवं आसपास के ग्रामीण इलाकों से छात्र छात्राएं पुस्तकालय में अध्ययन करने आते हैं। पुस्तकालय को देखकर तो मुझे बहुत प्रसन्नता हुई कि वहाँ बच्चे करीब 100-125 बच्चे थे जो बड़ी लगन से वहाँ मेहनत कर रहे थे। अब मुझे बताया गया कि मुख्यमंत्री घोषणा भी एक स्वीकृत है और हम उसके विस्तारीकरण के लिए बात कर रहे हैं और उनके लिए और जो बेहतर सुविधाएं हम कर सकते हैं जरूर करेंगे। जिला अस्पताल में भी मेरा आज पहला विजिट था। काफ़ी आज मतलब देखा करीब 400-450 की पेशेंट्स की ओपीडी थी और उसमें जो वहाँ पे वर्तमान में जो अवस्थापना है उसमें क्या क्या सुधार हो सकते हैं इस संबंध में हमारे अभी जो नए वहाँ पे पीएमएस आए हैं उनको हमने निर्देश दिए हैं। उम्मीद है कि अगले 15 दिन में कुछ व्यवस्था करेंगे। देहरादून में पुलिस ने बीते दिन हुई हत्या का खुलासा कर आरोपियों को गिरफ्तार किया है। साथ ही आपको बता दें कि मसूरी के भट्टा फॉल स्थित एक निजी होटल में 10 तारीख को एक युवक की लाश मिली थी। युवक की गला रेतकर बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए 3 टीमों का गठन कर मामले की पड़ताल शुरू की गई है। सीसीटीवी कैमरों को खंगालने के बाद पुलिस को पता चला कि मृतक की गाड़ी में 3 लोग आए थे, जबकि कपिल को मौत के घाट उतारने के बाद अन्य 2 लोग उसकी गाड़ी लेकर फरार हो गए थे। ये सुराग पुलिस के लिए बेहद अहम साबित है और साथ ही इसी के आधार पर सीसीटीवी से गाड़ी की तलाशी की गई, जिसके बाद दोनों आरोपियों को हरिद्वार से गाड़ी के साथ गिरफ्तार कर लिया गया है। पूछताछ में पता चला कि दोनों आरोपी सगे भाई बहन हैं, जिनका नाम कुदरत और अब्दुल्ला बताया जा रहा है। कुदरत को कपिल 2 साल पहले दिल्ली में मिला था, जहां से दोनों के बीच प्रेम प्रसंग शुरू हुआ था, लेकिन कपिल ने कुदरत को शादी करने से मना कर दिया, जिससे आक्रोशित होकर कुदरत और उसके भाई अब्दुल्ला ने कपिल को मौत के घाट उतार दिया। फिलहाल पुलिस ने हत्यारों को गिरफ्तार कर लिया है और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। सितंबर को ये भट्टा गांव में एक जो होम स्टे में जो मर्डर का कांड हुआ था, उसका हमने तत्समय में जब हमने घटनास्थल का निरीक्षण किया और निरीक्षण करने पर जितनी भी फुटेज वगैरह का हमने अवलोकन किया, उसके आधार पर जैसे जैसे हमको लीड मिलता गया और फाइनली जो है इसमें जो मुख्य अभियुक्त है मोहम्मद अब्दुल्ला, जो मूल रूप से पूर्णिया जनपद बिहार और का जो है बिसरिया जगह का रहने वाला है, लेकिन विगत कुछ लगभग 1-1.5 दशक से दिल्ली में ही बाटला हाउस में रहते हैं और इसकी एक बहन है कुदरत। तो कुदरत की जो है बेसिकली इन दोनों को हमने अरेस्ट कर लिया है। कुदरत का प्रेम प्रसंग चल रहा था मृतक के साथ। विगत 2 वर्षों से इनकी बहुत अच्छी दोस्ती थी। मृतक अक्सर जो है दिल्ली जाया करता था अपनी गाड़ी को लेकर के, मिलना जुलना था, इनके आपस में बहुत एक प्रेम प्रसंग था, इनके शारीरिक संबंध भी थे, बहुत सारी चीजें थी एक जो एक देहरादून में एसडीजी अचीवर अवार्ड सेरेमनी 2023 कार्यक्रम में सीएम धामी शामिल हुए हैं और एसडीजी अचीवर अवार्ड समारोह 2023 कार्यक्रम का आगाज हुआ है, जहां पर सीएम धामी मौजूद हैं। परामर्श और प्रशिक्षण के माध्यम से सामाजिक जागरूकता को बढ़ावा देकर एसडीजी 16 पर ध्यान केंद्रित करती है। हमारे सभी अवार्डीज के लिए एक बार जोरदार और दमदार तालियां हो जाएं। और इसी के साथ साथ सभी अवार्डीज को बहुत बहुत बधाइयां। अब मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करती हूं कि कृपया अपना कीमती समय देकर हमें एड्रेस करें और अपने आशीर्वचनों के साथ हमारी ऑडियंस को संबोधित करें। एक बार जोरदार तालियां हो जाएं।
प्रकार से हमारे बीते रोज थराली विकासखंड मुख्यालय के अटल आदर्श इंटर कॉलेज के मुख्य भवन का एक बड़ा हिस्सा भरभराकर गिर गया। गनीमत ये रही कि जिस वक्त ये हादसा हुआ उस समय स्कूल की छुट्टी हो चुकी थी, जहां एक बड़ा हादसा होने से टल गया। घटना के बाद खंड शिक्षा अधिकारी मास्टर, आदर्श लोक निर्माण विभाग के अभियंता और तहसील प्रशासन मौके पर पहुंचे और भवन के क्षतिग्रस्त भाग के निरीक्षण किया गया। ये जैसे विधिवत होता है, छुट्टी का टाइम हो गया था तो बच्चे चले गए थे। बच्चे क्या पूरा स्टाफ ही चले गया था। आज ब्लॉक रैली भी थी वॉलीबॉल की यहाँ पे, और वो लोग भी लगभग 2 बजे से पहले पहुंच गए थे, चले गए थे कैंपस से, क्योंकि कंप्लीट हो गए थे सारे कंपटीशन। तो जैसे मैं तो पहुंच गया था, जैसे घर पहुंचा तो उसी समय मुझको कॉल आया 2 बजे यहाँ पे जोशी जी हमारे, कि यहाँ पे कॉलेज की जो बिल्डिंग है वो गिर गई है। तो पहले तो विश्वास नहीं हुआ कि देखो इतना, क्योंकि कोई भी सिम्टम्स, कोई ऐसा लक्षण पहले से थे नहीं कि जिसपे हम ये कर सकते हैं कि हाँ ऐसी संभावना है। तो जाना जाएगी जिस तरीके से आगे निर्देश बहुत पहले से हैं, इसमें विभिन्न पत्र जारी हो चुके समय समय पर कि जो भी ऐसे भवन हैं जो जर्जर हैं या जिसमें भी कोई भी समस्या हो सकती है, कोई भी खतरा हो सकता है, उस पर बार बार विभाग सूचना मांगता रहता है। वर्तमान में जितने भी ऐसे भवन हैं उनको आपदा में प्रस्तावित किया गया है। उनमें जो भी निर्माण कार्य किया जाना है या उसमें सुधार मरम्मत की जानी है, उसके प्रयास किए जा रहे हैं। और थराली इंटर कॉलेज की बिल्डिंग में ऐसा कोई संभावना नहीं थी कि ये किसी भी तरह से कमजोर है, मजबूत बिल्डिंग थी। लेकिन जिस तरह से गिरी है, और विद्यालय समय के बाद कोई छात्र नहीं था, कोई अभिभावक, अध्यापक इत्यादि नहीं, कोई नहीं था। प्रदेश में डेंगू के बढ़ते प्रकोप को लेकर अब जसपुर प्रशासन भी पूरी तरह अलर्ट नजर आ रही है। बता दें कि प्रदेश में जैसे जैसे डेंगू के प्रकोप बढ़ाने की सूचना मिल रही है, उसको लेकर स्थानीय प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। इसको लेकर जसपुर एसडीएम ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचकर साफ सफाई व्यवस्था के साथ साथ डेंगू वार्ड का भी निरीक्षण किया। साथ ही जसपुर नगर पालिका और नगर पंचायत प्रशासन को भी क्षेत्र में सफाई व्यवस्था में गली गली तक दवाइयों का छिड़काव करने की सख्त हिदायत के साथ साथ डेंगू वायरल पर पूरी तरह से लगाम लगाने की भी सख्त हिदायतें दी गई हैं। वहीं स्वास्थ्य अधीक्षक डीआर रितेश शर्मा ने बताया कि जसपुर क्षेत्र में अभी तक किसी भी रोगी में डेंगू के लक्षण नहीं मिले हैं। वायरल और बुखार के मरीजों की निरंतर जांच कराई जा रही है। जसपुर में अभी तक डेंगू के रोग की पुष्टि नहीं हुई। डेंगू से निपटने को लेकर स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह अलर्ट है। जसपुर में भी जो है उतनी स्थिति ऐसी नहीं है कि जो आउट ऑफ कंट्रोल हो, लेकिन उसके अलावा चूंकि माननीय मुख्यमंत्री द्वारा ये कहा गया है कि डेंगू को लेकर सतर्क रहें, तो उसके लिए हमारी जितनी भी दोनों नगर पंचायत है, नगर पालिका है, और जो डॉक्टर्स की टीम है वो निरंतर इसमें प्रयास कर रही है। घर घर जाके वो चेकिंग हो रही है, फॉगिंग हो रही है, और हॉस्पिटल में भी जो है एक वार्ड जो है वो डेंगू के लिए आरक्षित किया गया है। यदि डेंगू पेशेंट्स आएंगे तो वहाँ उनको सही प्रकार से ट्रीटमेंट दिया जाएगा। हमारे जसपुर में अभी बुखार के मरीज तो आ रहे हैं, लेकिन जांच कराने पर पाया गया है कि अभी यहाँ पर कोई डेंगू के कोई केस हमारे यहाँ रिपोर्ट नहीं हुए हैं। लेकिन फिर भी हमारी तरफ से यहाँ पर डेंगू का वार्ड बनाया गया है, जिसमें पूरी सुविधाएं मौजूद हैं, और इसके अतिरिक्त यहाँ पर दवाइयाँ भी हमारे पास पर्याप्त मात्रा में हैं। लेकिन हम साथ में जनसाधारण से ये भी अपील करते हैं कि घर में, कूलर में, फ्रिज के पीछे की तरफ पानी इकट्ठा न होने दें। खबर जनपद उधम सिंह नगर के जसपुर क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम राजपुर से है, जहां बरसात के कारण फीका नदी पर बना बांध फिर क्षतिग्रस्त हो गया है। इसमें सिंचाई विभाग प्रशासन की बड़ी लापरवाही सामने आई है, क्योंकि फीका नदी से लगातार भारी मात्रा में खनन का कारोबार चलता रहता है। लेकिन प्रशासन को जब पता चला, उसके बावजूद भी किसी अप्रिय घटना को होने के इंतजार में है। और आपको बता दें कि ये पहले भी क्षतिग्रस्त हुआ था, जिसका सिंचाई विभाग द्वारा मरम्मत कराई गया है, लेकिन फिर भी बरसात होने के कारण बांध फिर से क्षतिग्रस्त हो गया, जिस पर ग्राम पूरनपुर ग्राम प्रधान ने बताया कि किसानों की खासा परेशानी हो रही है। वहीं नांदेड़ चीनी मिल पर खतरा मंडराता नजर आ रहा है। वहीं उप जिलाधिकारी जसपुर गौरव चटवाल ने बताया कि सिंचाई विभाग को तत्कालीन निर्देश दिया जाए कि जो भी टेम्पररी कार्य हैं उसे किया जाए, और दीर्घकालीन उपाय के लिए सिंचाई विभाग को निर्देशित किया गया है, ताकि ग्रामीणों को कोई समस्या न हो।
था उसके लिए हमने इरिगेशन डिपार्टमेंट को कह दिया, वो उसमें उचित कार्रवाई कर रहा है। जो उसमें तात्कालिक कार्रवाई हो सकती है वो भी उन्होंने की और जो दीर्घकालिक कार्रवाई हो सकती है वो भी की। और खनन के जहाँ तक वो है तो हमने जो भी उसमें कार्रवाई हम कर सकते थे वो हमने करी और आगे भी करेंगे। और हमारे द्वारा इसलिए जो है एक टीम बना के जो है वहाँ पे अपने अमीन और पटवारी की ड्यूटी रात में वहाँ पे लगाई है कि ताकि अगर यदि कोई ऐसी समस्या आती है तो तत्काल पुलिस के साथ मिलकर उसका समाधान करेंगे। इसके लिए कल एक बैठक भी बुलाई गई थी और प्रधानों को भी बुलाया गया था और इसलिए जो है अभी वहाँ पे जो है इसके लिए पूरा प्रयास किया जाएगा कि इस तरह की चीजें की पुनरावृत्ति ना हो। दिन हो गए लगातार पानी आते हुए, थोड़ा थोड़ा पानी आ रहा है, बराबर प्रशासन काम कर रहा है और पानी डेली ऊपर पहाड़ पर रोज वर्षा होने के कारण काम पूरी तरह से नहीं हो पा रहा है। दिक्कतें आ रही हैं, नुकसान तो काफी हुआ है। सामने काफी किसानों का गन्ना ढह चुका है, जो फसल को बहुत बड़ा नुकसान है। फिलहाल अभी जो है डाइवर्सन करने के लिए प्रशासन ने एक नहर टीका नदी में अलग से बनाई है जो पानी को आधा रूटेड चेंज करेगी, जिससे यहाँ काम करने में आसानी होगी। जनपद उधम सिंह नगर के खटीमा में सरकार व वक्फ बोर्ड ने मस्जिद और मदरसा के सफल संचालन व प्रबंधन के लिए प्रशासक नियुक्त किया गया है। वहीं बोर्ड के निर्देशानुसार नवनियुक्त प्रशासक खान जामा मस्जिद और मदरसे की व्यवस्था को बेहतर बनाने में जुट गए हैं। आपको बता दें कि उत्तराखंड के 4 जिले देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल और उधम सिंह नगर के 4 मदरसों में जल्द ही मॉडर्न शिक्षा की शुरुआत होने जा रही है, जिनमें से उधम सिंह नगर जनपद में खटीमा का मदरसा रहमानिया भी चयनित किया गया है। वहीं मॉडर्न शिक्षा की शुरुआत से मुस्लिम समाज में शिक्षा के क्षेत्र में एक नई क्रांति का आगाज होने जा रहा है। मैं आप सबका स्वागत करता हूं, आपके चैनल को स्वागत करता हूं और आपके चैनल के माध्यम से ये बताना चाहूंगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी और हमारे वक्फ बोर्ड के चेयरमैन शराफ समद जी ने खटीमा क्षेत्र को एक बहुत बड़ी सौगात दी है। इसको मॉडर्न मदरसे के रूप में चयनित करने के बाद खटीमा के अल्पसंख्यक समुदाय के बच्चों को जो है उच्च स्तर की शिक्षा दी जाएगी, इंग्लिश मीडियम स्तर की। और ये हम लोगों के लिए बड़ा ही अपार हर्ष का विषय है और बहुत गौरव की बात है हमारे लिए कि पूरे उत्तराखंड में 4 मॉडर्न मदरसे चयनित किए गए हैं, जिसमें से हमारा खटीमा भी है। इसके लिए पुनः मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का दिल से हार्दिक आभार धन्यवाद प्रकट करता हूं और शराफ समद जी का इसमें जो है बहुत बड़ा सहयोग है और शराफ समद जी इसको लेकर के बहुत बढ़िया प्रोजेक्ट तैयार कर रहे हैं ताकि जो है अल्पसंख्यक समुदाय के बच्चों को उच्च स्तर की शिक्षा दी जाए। अवार्ड सेरेमनी 2023 कार्यक्रम किया जा रहा है, जहां पर सीएम धामी शामिल हैं। SDG अचीवर्स अवार्ड के इस समारोह में मंजा सिंह हमारे इस पूरी दूरी के चेयरमैन, पूर्व में उत्तराखंड सरकार के मुख्य सचिव श्री एन रविशंकर जी, सचिव नियोजन श्री मीनाक्षी सुंदरम, एडिशनल सीओ श्री मनोज पंत जी, यूएनडीपी रिप्रेजेंटेटिव इजावे सरन जी और जूरी मेंबर के नाते प्रोफेसर सुरेखा डमवाल जी, डॉक्टर एस नेगी जी, शिखा थपलियाल जी एवं यहाँ पर उपस्थित सभी आए हुए सभी महानुभाव, सभी अचीवर्स जिन्होंने जिनको यहाँ पर हम सब के हाथों से आज सम्मानित किया गया है एवं कार्यक्रम में पधारे सभी भाइयों एवं बहनों, मैं सबसे पहले तो आज जिन्होंने विभिन्न क्षेत्रों में अनेकों नवाचार किए हैं और गत वर्ष भी हम लोग यहाँ पर मिले थे और मुझे खुशी है कि पिछले वर्ष से हम काफी आगे निकले हैं और उसमें काम करने वाली जो संस्थाएं हैं जिनको आज और जो व्यक्ति हैं उन सभी को जिनको सम्मानित किया गया है उन सबको मैं अपनी ओर से बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं।
निश्चित रूप से समाज और देश के लिए काम करने वाले आप सभी लोगों से जब भी इस प्रकार के समारोह में मिलना होता है तो कहीं न कहीं जहां आप सबके अंदर मैं समझता हूं कि जहां एक नई ऊर्जा का संचार होता होगा, वहीं आप सबकी ऊर्जा से हम सब लोगों के अंदर भी एक नई ऊर्जा का संचार होता है। और मेरे अंदर भी आप सबके इतने शानदार कामों के कारण से, शानदार प्रयासों के कारण से व्यक्तिगत रूप से मेरे अंदर भी ऊर्जा और उत्साह का संचार कहीं न कहीं आपके कार्यक्रमों में आने से तेजी से होने लगता है। प्रदेश में हमारी बहुत सारी संस्थाएं हैं जो आज इन सभी क्षेत्रों में काम कर रही हैं, सामाजिक क्षेत्र में, आर्थिक क्षेत्र में, पर्यावरण के क्षेत्र में। और मैं देख रहा हूं कि सबके अंदर एक सकारात्मक कंपटीशन जिसको कहते हैं, सकारात्मक प्रतिस्पर्धा जिस प्रकार से खेलों में होती है, उसी प्रकार से आज इन जो हमारे एसपीजी के सतत लक्ष्य हैं, उन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए भी लगातार हो रही है। और आप सभी लोग राज्य के विकास के लिए हमारे एम्बेसडर हैं। और आज चारों ओर प्रदेश के विकास के लक्ष्य को हासिल करने के लिए कहीं न कहीं हम सब लोगों को सम्मिलित रूप से प्रयास करने होंगे, सबको एक दिशा में चलना होगा, तभी हम जो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी का संकल्प है आत्मनिर्भर भारत, और उन्हीं से प्रेरणा लेकर हमने जो आत्मनिर्भर उत्तराखंड का जो हमारा सपना है उसको साकार कर सकेंगे। और हमारे प्रदेश के अंदर आप सब जानते हैं प्रत्येक वर्ष हमको अनेकों चुनौतियों का भी सामना करना पड़ता है। हम प्रत्येक वर्ष किसी न किसी रूप में आपदा का सामना करते हैं। इस वर्ष भी आप देख रहे होंगे अभी हम आपदा से उभरे नहीं हैं, बहुत हमको नुकसान हुआ है। इसलिए विकास के क्षेत्र में भी और इस विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने में भी हमको कहीं न कहीं इकोलॉजी और इकोनॉमी दोनों में संतुलन बनाते हुए काम करना होगा, जिसमें पर्यावरण और विकास दोनों ही एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। और मैं आप सबसे यह भी कहना चाहता हूं कि जीवन में कभी कभी यह अवसर हो जाता है कि हम ये देखें कि वर्तमान में हम कहां खड़े हैं और हमें कहां जाना है। और यह व्यक्तिगत स्तर पर भी हम सबके लिए महत्वपूर्ण है, यह किसी भी देश या प्रदेश के लिए भी उतना ही महत्वपूर्ण है। स्वामी विवेकानंद जी के गुरु स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी ने कहा था कि जिस देश के लोग भूखे सो रहे हों उस देश के विकास के बारे में बात करना ही गलत है। लेकिन भाइयों बहनों, देश के अंदर लंबे समय से बहुत सारी सरकारें आई, अपने अपने स्तर पर सभी ने प्रयास किया होगा, लेकिन 2014 के बाद जब से आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में सरकार ने काम करना प्रारंभ किया, तो ये सरकार केवल और केवल गरीबों को समर्पित सरकार रही। और इसकी जितनी भी योजनाएं बनी वो सारी की सारी योजनाएं गरीबों की आवश्यकताओं के अनुरूप बनी। एक समय था जब योजनाएं बनती थी कि योजनाओं से किन लोगों को लाभ पहुंचाना है, कुछ लोगों के लिए, कुछ समूहों के लिए योजनाएं बनती थी। लेकिन आज जितनी भी योजनाएं पिछले 9 सालों में बनी है वह उन लोगों के लिए बनी है जिनको वास्तव में इन योजनाओं की आवश्यकताएं थी, उनकी जरूरत थी, इसलिए योजनाओं को लाया गया। और आज अगर हम गरीबी की बात करें तो हम कम से कम आज बहुत सारी स्थितियों में आज हमारा देश काफी आगे बढ़ चुका है। अभी एन रविशंकर जी ने बहुत अच्छा यहाँ से उद्बोधन में 3-4 शब्द जो बोले उन्होंने, समर्थ भारत, सशक्त भारत,
है। तो स्वस्थ भारत, तो ये हमारे नए भारत की जो एक तस्वीर है वो अब दिखाई दे रही है। अभी अभी हम लोगों ने G20 का जो भारत की अध्यक्षता में समापन हुआ, वह भी अद्भुत था। मुझे भी उसमें भाग लेने का अवसर मिला। उत्तराखंड राज्य की ओर से महामहिम जी का जो निमंत्रण था वो उसमें मुझे जाने का अवसर मिला। तो मैंने देखा वहां किस प्रकार से जो विदेशी डेलीगेट्स आए थे, विदेशी मेहमान आए थे, किस प्रकार से वो भारत की शक्ति और सामर्थ्य को देखकर, यहाँ की सांस्कृतिक धरोहरों को देखकर एक अच्छा अनुभव हमारे देश के लिए लेकर गए हैं। और पहली बार G20 की समिट में 112 आउटकम है। दिल्ली घोषणा पत्र साझा हुआ। इसके साथ साथ अफ्रीकन जो समूह है उसको भी G20 का मेंबर बनाया गया। यानी कि आज तक के हुए जितने भी जी समिट थे G20 के, उसमें मैं कहूं कि शानदार और सबसे ज्यादा आउटकम देने वाला ये समिट रहा। इससे हमारे देश का भी मान सम्मान पूरी दुनिया के अंदर बढ़ा। और इसके लिए मैं उत्तराखंड की देवतुल्य जनता की ओर से, उत्तराखंड वासियों की ओर से हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी को उनके शानदार आयोजन के लिए अपनी अध्यक्षता से उनको बहुत बधाई देना चाहता हूं। जैसा कि अभी हम सतत विकास शब्द से एक बात और परिलक्षित होती है कि ऐसा विकास जो लगातार होता रहे, अर्थात निरंतर, क्योंकि निरंतर विकास ही सभी जितनी प्रकार की हमारी समस्याएं हैं उनका समाधान है। सतत विकास वो विकास है जो भविष्य की पीढ़ियों को अपनी जरूरतों को पूरा करने की क्षमता से समझौता किए बिना वर्तमान की जरूरतों को पूरा करता है। भाइयों बहनों, उत्तराखंड की सरकार भी सतत विकास के लिए लगातार प्रयास कर रही है। और पिछले वर्षों में हमने राज्य में सतत विकास में बेहतर लक्ष्य हासिल किया है। जहां हमारा नंबर 22वें नंबर पर आता था, 21वें नंबर पर आता था और हम 9वें नंबर पर आ गए हैं। मैडम ने भी यहां से कहा। तो इसके लिए कहीं न कहीं हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी द्वारा दिया गया हमारा मंत्र, उनका मंत्र, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, इसको मूल में रखकर हम लगातार प्रयास कर रहे हैं। अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हमें आप जैसे व्यक्तियों और संस्थाओं की मैं कहूं कि नितांत आवश्यकता है। क्योंकि जब तक अच्छे व्यक्ति और अच्छी संस्थाएं नहीं होंगी तो जो विकास की अवधारणा है, सतत विकास का लक्ष्य है, वो हमसे दूर होगा। मैं आज यहां सम्मानित होने वाले आप सभी व्यक्तियों और संस्थाओं से ये अपील करता हूं, उनसे उम्मीद करता हूं कि आपके द्वारा किए गए बेहतर कार्यों से अन्य लोग भी निश्चित रूप से कहीं न कहीं प्रेरित होंगे और वह भी उन सभी दिशाओं में काम करेंगे जिन सब में आप सबका लगातार काम चल रहा है। भाइयों बहनों, मुझे जब भी आप जैसे व्यक्तियों और संस्थाओं को सम्मानित करने का अवसर मिलता है तो मैं आप सबके समक्ष एक बात जरूर कहता हूं कि जो हमने श्रेष्ठ उत्तराखंड का जो संकल्प लिया है, जो हमारा विकल्प रहित संकल्प है, उस विकल्प रहित संकल्प को मैं हमेशा दोहराता हूं। क्योंकि मैं जानता हूं कि यह लक्ष्य भी हम तभी प्राप्त कर सकते हैं जब उसमें हम सबकी सहभागिता होगी, हर प्रकार से सहभागिता होगी। और आज मुझे खुशी है यहां बताते हुए कि बहुत सारे क्षेत्रों में आज उत्तराखंड देश के अग्रणी राज्यों में हमारा स्थान अब धीरे धीरे आता जा रहा है। एक नहीं, कई सारे ऐसे क्षेत्र हो गए। खबर उत्तराखंड में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।